नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रो स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम प्रकाश। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला 2। विविध प्रश्नमाला 2 जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो मैं करवा रहा हूं और बाकी जो मैं नहीं करवा रहा हूं वो आपको करना है। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, एक संख्या दे रखी है 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग ज्ञात करना है। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। एक 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 196 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। मैं इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग लगाता हूं। 2 का भाग इसमें जाएगा, देखो 19 में जाएगा 9 बार और फिर 16 में जाएगा 8 बार। फिर 2 का भाग इसमें 9 में जाएगा 4 बार और 18 में जाएगा 9 बार। फिर 7 का भाग 7 में 49 में 7 बार और फिर 7 का भाग 7 में 1 बार। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की घात 2 इंटू 7 की घात 2। अब देखो यहाँ पर हमें घातों का योग ज्ञात करना है। घातों का योगफल, घातों का योगफल देखो 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सरल सा अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग करना है। यहाँ पर घात 2 और यहाँ पर घात 2, घातों का योग हो गया 4। चलिए अगला लीजिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 2 परिमेय संख्याओं, एक तो है m और एक आपको दे रखी है n। m के अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं आपको p q क्यूब और n के अभाज्य गुणनखंड आपको दे रखे हैं p क्यूब q स्क्वायर। आपको 2 परिमेय संख्या दे रखी है, इस परिमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंड ये और इस परिमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंड ये। इनके आपको HCF ज्ञात करना है। आपको HCF ज्ञात करना है m और n का। तो मेरा आपको बताया हुआ है कि जब भी कभी HCF ज्ञात करना है तो कॉमन है उसको ले और न्यूनतम घात को ले। कॉमन यहाँ पर PQ यहाँ पर है, PQ भी यहाँ पर है, तो P और Q दोनों कॉमन है। अब यहाँ पर न्यूनतम घात देखो P की, यहाँ पर घात 3, यहाँ पर घात 1, तो घात 1 वाला लेना है यानी बिना घात का। यहाँ पर Q क्यूब है, यहाँ पर है Q स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा Q स्क्वायर। तो इनका HCF हो जाएगा PQ स्क्वायर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं 7वां। 7वां क्वेश्चन में कह रहा है कि हम √27 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आपको पता है पूर्ण वर्ग क्या होते हैं। पूर्ण वर्ग होते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 27 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 × 3 × 3। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2-2 के जोड़े बनने चाहिए। देखो 2-2 के जोड़े, यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा यहाँ पर बाकी है, तो हमें इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। और 3 किसके अंदर है, रूट के अंदर है। अतः √27 को √3 से गुणा करने पर, तो √27 को √3 से हम गुणा करेंगे तो हो जाएंगे रूट के 81 और इसका वर्गमूल निकल जाएगा 9। तो देखो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 8वां में कह रहा है कि यदि किन्हीं 2 संख्याओं का LCM और HCF बराबर है, LCM बराबर HCF, ये तभी संभव है जब दोनों संख्याएं समान हो। ये तभी संभव है जब दोनों संख्याएं समान है, तब LCM और HCF बराबर होगा। जैसे 7 और 7 का LCM भी 7 होगा और HCF भी 7 होगा। तो जब दोनों संख्याएं समान होती है तो लसागु और मेसागु भी बराबर होते हैं। यदि सभी संख्याएं अभाज्य है तो उस टाइम HCF होगा 1 और LCM होगा उन सभी संख्याओं का गुणनफल। अगला क्वेश्चन देखिए 9वें में दे रखा है a और 18 का LCM और HCF आपको दे रखा है 36 और 2। 9वें में a व 18 का LCM आपको दे रखा है 36 और HCF आपको दे रखा है 2। हमें यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि
यदि कोई दो संख्याएं दे रखी है, उनका लेसे पे और मैसे पे दिया हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लेसे पे और मैसे पे के गुणनफल के बराबर होता है। तो लीजिए, पहली संख्या a, अगली संख्या 18 बराबर एलसीएम है 36 इंटू एचसीएफ है 2। 36, 18 का भाग 36 में जाएगा 2 बार, तो a का मान आ गया 2 इंटू 2 4। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 10वां में दे रखा है 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई का अंक क्या होगा। अब मैं आपको प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण नंबर 3 करवाऊंगा, शायद 3 ही होगा या फिर उदाहरण नंबर 1 होगा, ऐसा ही कुछ है। उसमें था कि क्या 5 की घात n कभी शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 की घात n का इकाई अंक 0 हो सकता है क्या। तो देखो, आप 6 की घात यहां पर ले, 6 की घात n, मैं लेता हूं n बराबर 1, n बराबर 1 लूंगा तो 6 की घात 1 बराबर 6। मैं लेता हूं n बराबर 2, n का मान 2 लेता हूं, 6 की घात 2 बराबर 36। मैं n बराबर लेता हूं 3, n का मान 3, तो हो जाएंगे 216। तो देखो, n की 6 की आप कोई सी भी घात लो, इकाई के स्थान पर हमेशा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी आप n का मान यदि n ले लोगे, 6 की घात n करोगे, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 6 ही आएगा। पीछे कुछ अंक आएंगे लेकिन इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार 5 की घात n के लिए 1 लीजिए, तो 5 की घात 1 का मान हो जाएगा 5। 5 की n का मान 2 ले लीजिए, n का मान 2 लेंगे तो 5 की घात 2 का मान आएगा 25। n की घात 3 ले लीजिए, n का मान 3 ले लीजिए, तो 5 घात 3 हो जाएगी 125। इस प्रकार से आप कोई सी भी 5 की n घात लोगे तो उसमें इकाई के स्थान पर तो 5 ही आएगा। अब आपको देखना क्या है, इकाई अंकों का अंतर क्या है। तो 6 की घात n का इकाई अंक 6, 6 की घात n का इकाई अंकों का अंतर, 6 की घात n का इकाई अंक 6, 5 घात n का इकाई अंक 5, तो इकाई अंकों का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब वो उदाहरण शायद मुझे लग रहा है 5 घात n ही होना चाहिए, या फिर वो 6 की घात n होगा, जो भी होगा 6 की घात n होगा, तो ऐसे करना है, फिर ऐसे करना 5 घात होगी। तो उदाहरण नंबर 2.2 का उदाहरण नंबर 1 है शायद, उसमें देखो 5 घात n कभी शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती। देखो 5 घात n हमेशा 5 पे ही समाप्त होगी, और 6 की घात n हमेशा 6 पर ही समाप्त होगी, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होती है। शून्य पर वही समाप्त होती है जिनके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 घात m के रूप के हों। यहां पर देखो, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 5 के अभाज्य गुणनखंड केवल 5 ही है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप के हैं, यानी उसमें 10 आ रहा है, तो फिर वो 0 पर समाप्त होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 14वां। यह कह रहा है क्या क्रमागत 2 धनात्मक पूर्णांक 2 से भाज्य होते हैं क्या। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 2 से भाज्य होते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको लेने हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य होता है या नहीं, ये हमें देखना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में एक पूर्णांक सम होगा व दूसरा पूर्णांक विषम होगा। अब आपको पता है कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का गुणनफल करते हैं, तो प्रत्येक सम संख्या में 2 का भाग जाता है, तो उनके गुणनफल में भी 2 का भाग जाएगा। जब किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग जाता है तो वो संख्या एक भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर हमें यह देखना है सम इंटू विषम।
अब प्रत्येक सम संख्या को हम 2n के रूप में लिख सकते हैं, इंटू प्रत्येक विषम संख्या को हम 2n-1 के रूप में लिख सकते हैं। यह है सम और विषम संख्याओं का व्यापक रूप। ये मैंने आपको बताया था दशमलव संख्या प्रणाली में, जहां पर मैंने आपको पढ़ाई थी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में सम और विषम प्राकृत संख्या। यदि आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो पूरा डिटेल में देखिए, उसमें काफी डिटेल में समझाया हुआ है। यहां पर देखो दो कॉमन ले लो, दो कॉमन लेते यहां पर बचेगा n इंटू यहां पर बचेगा 2n-1। अब ये देखो संख्या 2 से भाज्य हो रही है, इसके बटा में 2 है तो 2 से 2 कट रहा है, इसके गुणा में 2 है तो आप 2 से भाग दे सकते हो। तो आप यहां पर लिख देना ये संख्या 2 से भाज्य है, यहां पर इसके गुणनखंडों में एक गुणनखंड 2 है तो ये 2 से भाज्य है, अतः ये एक भाज्य संख्या होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 15वां क्वेश्चन है संख्या 2053 और 967 में हम किस बड़े से बड़ी संख्या का भाग देवें। 15वां क्वेश्चन, एक आपको संख्या दे रखी है 2053 और एक संख्या दे रखी है आपको 967। अब ये कह रहा है इसमें हम किसी बड़े से बड़ी संख्या का भाग देते हैं, तब उस संख्या का इसमें 2053 में भाग देते हैं तो शेषफल 5 बचता है और इसमें भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 7। यह है शेषफल। तो देखो शेषफल कब बचता है, यदि मैं 5 में 3 का भाग दूं तो भाग जाएगा एक बार और शेषफल बचेगा 2। मैं चाहता हूं कि यह शेषफल बचे ही नहीं, ये शेषफल बचे ही नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, यहां से मैं 2 घटा दूंगा। जब मैं यहां से 2 घटाऊंगा तो यहां पर बचेगा 3, 3 का भाग 3 में पूरा पूरा जाएगा और शेषफल बच जाएगा 2। तो ठीक ऐसा ही काम मैं इन संख्याओं के साथ में कर दूंगा। मैं यहां पर क्या करूंगा, 2053 में से 5 घटा दूंगा तो बचेगा 2048 और 967 में से 7 घटा दूंगा तो बचेगा 960। अब देखो 2048 और 960 का मैं HCF ज्ञात कर लेता हूं, क्योंकि हमें बड़े से बड़ी संख्या निकालनी है। वह बड़े से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करते हुए वो संख्या इन दोनों संख्याओं का HCF कहलाएगी। तो हम यहां पर HCF ज्ञात कर लेंगे किसका, 2048 और 960 का। 960 का भाग 2048 में जाएगा, 2 बार आएंगे 1920। 8 में से 0 घटाए तो 8, यहां पर बचेगा 2, यहां पर बचेगा 1। 128 का भाग लगाएंगे 960 में तो भाग जाएगा, देखो बार 7 होते हैं 84, 7 बार भाग लग जाएगा, 7 8 होते हैं 56 और फिर यहाँ पर हो जाएंगे 19 और 7 और 1 हो जाएंगे 8। 896 में घटाएंगे तो बचेगा 64। 64 का भाग जाएगा 128 में 2 बार, शेषफल बच गया 0। तो लास्ट में शेषफल 0 किसने किया, लास्ट में शेषफल 0 किया 64 ने। तो इन संख्याओं का HCF आ गया 64। अतः 64 वह सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में देने पर शेषफल क्रम से 5 और 7 बचेंगे। तो इस प्रकार का कभी भी प्रश्न आ जाए कि ये शेषफल बच रहा है तो उस शेषफल को आप घटा दो, उसको घटा दोगे तो बाकी जो संख्या बचेगी उसमें उसका भाग पूरा पूरा जाएगा। अब भाग पूरा पूरा जाएगा तो आप उसका HCF ज्ञात कर लेना। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं 16वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 पॉइंट। पहले पॉइंट में आपको दे रखा है 7 × 11 × 13 + 13 और सेकंड पॉइंट में आपको दे रखा है 7 × 6 × 5 4 3 2 1 और प्लस में 5। अब यह कह रहा है कि क्या ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, यदि कोई कॉमन आ रहा है, इनके गुणनखंड निकल रहे हैं तो ये भाज्य होगी। तो देखो ये एक पद और ये दूसरा पद, यहां से 13 कॉमन आ रहा है तो यहां पर बचेगा 7 × 11 और यहां पर बचेगा प्लस में 1। तो इस संख्या में देखो अब 13 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो ये संख्या एक भाज्य संख्या हो गई। ठीक इसी प्रकार ये पूरा एक पद और ये एक पद। एक बात हमेशा ध्यान रखना, पद हमेशा प्लस या माइनस के चिन्हों से विभाजित होते हैं, गुणा या भाग से कोई अलग पद नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर गुणा के चिन्ह से कोई अलग पद नहीं बनेंगे, ये पूरा एक ही पद है। यहां से देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है तो मैं 5 ले लेता हूं कॉमन, तो बचेगा 7 × 6 × 4 3 2 1 और प्लस में बचेगा यहाँ पर 5 का भाग 5 में जाएगा एक बार। तो इस संख्या में भी एक गुणनखंड 5 है तो इसमें 5 का भाग जा रहा है तो यह संख्या भी एक भाज्य संख्या हो गई। अब लेते हैं हम लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह कह रहा है एक बरामदा है और उस बरामदे में आपको लगानी है टाइलें लगानी है कम से कम
तो हमें उन टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कमरे में यानी बरामदे में टाइलें लगानी है, टाइलें कम से कम लगानी है, न्यूनतम टाइलें लगानी है। तो जब आपको टाइलें कम लगानी है तो बड़ी बड़ी टाइलें ले लेंगे हम। यदि आपको टाइलें अधिक लगानी है तो हम छोटी छोटी टाइलें ले लेंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें न्यूनतम टाइलें लगानी है, तो उन टाइलों की संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी टाइलें ले लेंगे। आपको दे रखा है कमरे की 18वां क्वेश्चन, आपको दे रखा है बरामदे की लंबाई। बरामदे की लंबाई, आपको बरामदे की लंबाई दे रखी है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, और बरामदे की चौड़ाई, बरामदे की चौड़ाई दे रखी है 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, यदि कोई राशि मीटर में दे रखी है, उसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। मेरा मापन इकाइयों का एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने सभी मापन इकाइयों को कवर किया है। धारिता मापन हो, चाहे तौल मापन हो, भार मापन हो, आयतन मापन हो, कुछ भी हो, सब उसमें पूरा डिटेल से बताया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। और नहीं तो फिर यहाँ पर केवल मीटर के बारे में बातचीत है, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 18 मीटर में 1800 और ये 72 हो जाएंगे 1872 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 13 में 1300 और ये 20, ये हो जाएंगे 1320 सेंटीमीटर। बरामदे में न्यूनतम वर्गाकार टाइलें लगानी है, तब हम टाइलों की माप अधिकतम ले लेंगे, अधिकतम लेंगे। यदि आपको कम से कम टाइलें लगानी है तो बड़ी से बड़ी टाइलें हम ले लेंगे। अब अधिकतम माप की टाइलें लेनी है, अधिकतम का मतलब होता है महत्तम, हाईएस्ट। तो हम यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, किसके, 1872 और 1320 के। तो देखिए 1872 में हम भाग लगा देते हैं 1320 का, भाग जाएगा एक बार, ये आ गया 1320, 2 बचा, यहाँ पर 5 बचेंगे और यहाँ पर बचेंगे 5। 552 का भाग लगाएंगे 1320 में, 2 बार जाएगा, ये हो गया 1104। घटाइए, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 2। 216 का भाग लगाएंगे 552 में, तो भाग जाएगा 2 बार, ये आ गए 432। घटाएंगे तो बचेगा 120 और 120 का भाग लगाएंगे हम 216 में, तो भाग जाएगा एक बार, ये आ गया 120। घटाएंगे तो बचेगा 96 और 96 का भाग लगाएंगे हम 120 में, यहाँ पर लगा देता हूँ, 96 का भाग लगाएंगे हम 120 में, एक बार भाग जाएगा, घटाने पर बचाएंगे 24। 24 का भाग लगाएंगे हम 96 में, तो भाग जाएगा 4 बार, शेषफल आ गया 0। तो लास्ट में किसने शेषफल 0 किया, 24 ने। तो इन संख्याओं का HCF आ गया 24। यानी हमें टाइल की माप रखनी है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर माप की वर्गाकार टाइलें हमें लेनी है। अब ये कह रहा है टाइलों की संख्या ज्ञात करो। टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या होगी बरामदे का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदा है आयताकार, क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, 1872 इंटू 1320 और बटा में एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल वर्गाकार, इसकी भुजा है 24, तो 24 इंटू 24। चलिए अब इनका भाग लगा दीजिए। 24 का भाग इसमें लगाते हैं 1320 में, कितनी बार भाग जाएगा देखते हैं, पूरा पूरा जाता कि नहीं जाता है। 24 चौक 96 और 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, 132 में से 120 घटाएंगे तो बचेगा 2, 1 और आगे एक 0। 24 पंजे 120, 55 बार भाग जा रहा है। 24 का भाग 1320 में 55 बार। इस 24 का भाग लगा दीजिए इस 1872 में।
24 छक 144 और 24 7 होते हैं 168। 24 8 होते हैं 7 होते हैं 168। तो इसमें से हम घटा लेंगे 168, यहाँ पर बचेंगे 9 और यहाँ पर बचेगा 1 और आगे 2। 24 8 होते हैं 192, तो ये भाग जाएगा 78 बार। तो आ गया 78 इंटू 55। अब इनको गुणा कर दीजिए, 5 को 8 से इंटू करने पर 8 पंजे 40 हासिल 4, 7 पंजे 35 और 40 हो जाएंगे 75 और 75 और 4 हो जाएंगे 79। 7 पंजे 35 और 7 हो जाएंगे 42। तो हमें यहाँ पर 4290 टाइलों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से ये देख लेना, गुणा मैंने क्या सही होगा फिर भी आप देख लेना। तो इस प्रकार से थी अपनी विविध प्रश्नमाला 2। अब हम आगे पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली बहुपद के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।